हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथ ही आप सभी का स्वागत है बिहार दरोगा स्पेशलिस्ट विज्ञान की क्लास में। जैसा कि आपसे हमने कहा था कि पहले तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की हमने आपको लिस्ट दे दी है, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और 2 मैराथन क्लास है शॉर्ट नोट्स की, उसको ज़रूर देख लीजिए, जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। क्लास प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर लेंगे, वहाँ मिल जाएगी। ये क्लास इतना इम्पोर्टेंट है कि सीधे-सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो है, उसपे जो-जो पॉइंट बन रहा है, उसपे हम क्लास लेकर आ रहे हैं। आज के क्रम में हम लोग विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 150 प्रश्न देखेंगे, जो आपके बिहार दरोगा के अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए के साथी बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले बता दें, जो हमारे साथी नए हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़ जाइएगा। और जो शॉर्ट नोट्स वाली क्लास है, वो जो महत्वपूर्ण पीडीएफ हमने इम्पोर्टेंट रिवीजन के लिए बना रखा है, उसको प्राप्त करने के लिए आप ये दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है आपका, इस पे आप कर लीजिएगा। एक नॉमिनल चार्ज रखी गई है, इसको करके आप नोट्स को ले लीजिए और जितना हो सके अंतिम समय रिवीजन करेंगे, उससे आपको सीधे-सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इतनी बार जो अलग-अलग परीक्षाओं में ये मात्रा पूछा जा चुका है, कह रहा है जूल, न्यूटन, वॉट या ऑप्शन डी डाइन। फटाफट से आंसर करेंगे। कार्य का जो है मात्रा क्या हो जाएगा, किसमें ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा जूल। ठीक है, कार्य का मात्रा क्या हो जाएगा जूल। ध्यान दीजिए साथ ही, जो भी आपकी मात्रक है और बेसिक यूनिट्स है, वहाँ से प्रश्न आपको जनरली पूछा जाता है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 2, प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, कह रहा है दूरी का, समय का, प्रकाश तीव्रता का या द्रव्यमान का। फटाफट से आंसर कीजिएगा इस प्रश्न संख्या 2 का आंसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, कितनी बार ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रकाश वर्ष क्या है आपका, ये दूरी का मात्रक है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि इस समय से। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष लिखा है तो ध्यान दीजिएगा, ये दूरी का मात्रक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 3, एम्पीयर मात्रक है। ठीक है, एम्पीयर मात्रक का कार्य प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। तो एम्पीयर किसका मात्रक है साथी, फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 3, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत धारा का। ठीक है, एम्पीयर किसका मात्रक है साथी हो, तो यह विद्युत धारा का मात्रक है और बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए मात्रक का फिर से प्रश्न आ गया है, लेकर आ रहा है, मात्रक वाले प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। जितने साथी हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइएगा। इस तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो, चाहे आपके अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट्स का हो, मैराथन हो, करंट अफेयर हो, सारी चीज़ आपको चैनल पर मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा हुआ है, कह रहा समय का मात्रक नहीं है, कह रहा अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अभी हमने प्रश्न को सॉल्व किया है कि प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है आपका समय का मात्रक नहीं है। अन्य 3 ऑप्शन, आदिवर्ष, चंद्रमा, ये सब आपकी क्या है, समय का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष क्या है आपके समय का मात्रक नहीं है। तो ये किसका मात्रक है, अभी हमने आपको बताया दूरी का मात्रक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 5, पारसेक की इकाई है, कह रहा है दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक, चुंबकीय बल का। फटाफट से आंसर कीजिएगा प्रश्न संख्या 5, क्या क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए दूरी का, प्रकाश सॉरी पारसेक जो भी है ये भी क्या है, तो आपका जो है दूरी का मात्रक है। किसका है, दूरी का मात्रक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। इसी तरीके साथियों आपको हर एक सब्जेक्ट के साइंस के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बाकी अदर सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर, सभी करंट अफेयर की तरह इसी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं पूछा है। कह रहा डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है ना, अश्व शक्ति कह रहा शक्ति की इकाई, समुद्री मील जो है ये कह रहा दूरी की इकाई है ना, और कह रहा सेल्सियस कह रहा है ऊष्मा की इकाई। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इसमें जो आपका सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी है, सेल्सियस आपका ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, सेल्सियस जो आपको ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपका प्रश्न संख्या 7, ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है। ठीक है, कह रहा है ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर कीजिएगा प्रश्न संख्या 7 का जो है क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का क्या हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक आपका क्या हो जाएगा, ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन आपका मात्रक हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है दाब का मात्रक है पास्कल, डाइन, हर्ग और जूल। तो क्या है आपका दाब का मात्रक, फटाफट से आंसर कीजिएगा और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए पास्कल। ठीक है, दाब का मात्रक जो है ये क्या हो जाएगा, पास्कल। ठीक है, पास्कल हो जाएगा, फटाफट से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न संख्या 9 नंबर, कैंडिला मात्रक है, कह रहा है ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। भी हम लोगों ने लिखा कैंडिला के बारे में शायद
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कैंडिला जो है आपका मात्रक है, यहाँ पर इसका ज्योति तीव्रता का, इसका ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक है टाइम प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। फटाफट आंसर कीजिएगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में अलग अलग जगह पे पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिए। इसका जो सही मात्रक हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपका क्या हो जाएगा, ये यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक हो जाएगा एसआई वाला। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है, नहीं पूछा है। कह रहा बल और दाब, कार्य और ऊर्जा, आवेग और संवेग, बाल जो भार है और उसके बाद से बल, इन दो चीज़ों में अगर आप देखेंगे, कह रहा कि इनका जो बीमीय सूत्र अगर आप देखें तो एक समान नहीं है। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। इसमें देखेंगे प्रश्न संख्या 11 का जो है ऑप्शन ए बल और दाब, इन दोनों का जो बीमीय सूत्र क्या है, समान नहीं है, समान नहीं है किसका, तो बल और दाब का। आगे बढ़ेंगे, साथ ही देखेंगे अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर अदिश राशि है, तेरह ऊर्जा, पलागुण, संवेग, उपयुक्त सभी। फटाफट से आंसर करेंगे कि अदिश राशि इसमें से कौन है। प्रश्न संख्या 12, अदिश राशि इसमें क्या है, एक आपका ऊर्जा है, ऊर्जा। सदिश और अदिश राशियां आप जानते हैं, सदिश राशियां क्या है, जिसमें आप पहली बार दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, क्या हो, परिमाण हो, ठीक है, जैसे आपका हो गया वेग हो गया, विस्थापन हो गया, सब सारी चीजें। अदिश है जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा न हो, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 13 नंबर, निम्नलिखित में से सदिश राशि, अब सदिश राशि बताना कह रहा है वेग, द्रव्यमान, समय और लंबाई। अभी हमने आपको एग्जांपल दिया सदिश राशि का, तो उसमें हम आपको जरूर बताएं कि सदिश राशि इसमें से कौन हो जाएगी, तो ऑप्शन ए आपका वेग। वेग में अगर आप देखें तो दिशा और परिमाण दोनों है, द्रव्यमान, समय, लंबाई सब क्या है, सदिश राशि नहीं है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का। फटाफट से आगे बढ़ेंगे, साथ ही देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, संवेग और वेग ये अनुपात से, संवेग आपका क्या होता है, यम इंटू वी होता है, ठीक है, और वेग आपका क्या हो जाएगा, अपॉन वी, इसके अनुपात से। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको दिख रहा है, कह रहा है वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। प्रश्न संख्या आपका 14 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बचा क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान बचेगा। ठीक है, यम इंटू बी होता है संवेग, और ये बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, सिर्फ यम द्रव्यमान। तो इसके अनुपात से आप पा जाएंगे क्या, द्रव्यमान पा जाएंगे। प्रश्न संख्या 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान। फटाफट से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, जो स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है, कह रहा समान गति होगी, समान वेग होगा, समान त्वरण होगा, समान बल होता है, तो क्या होगा इसमें, फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 15, ठीक है, तो जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो है वेग समान होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसमें, वेग जो है समान होगा। आगे बढ़ेंगे, देखें अगला प्रश्न संख्या 16, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होगा। ठीक है, त्वरण कितना होगा, तो कह रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड या 25.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 का तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 kg है, तो 2 kg यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान यम इजिकल टू 2 kg है, और इस बल लग रहा है एफ इजिकल टू 5 न्यूटन का। तो आप जानते हैं एफ इजिकल टू क्या होता है, यम इंटू ए, एफ इजिकल टू एम इंटू ए होगा। तो हमको निकालना है क्या, त्वरण ए निकालना है, तो यफ अपॉन एम हो जाएगा, एफ अपॉन एम करेंगे यानी 5 अपॉन, ठीक है, तो 5 अपॉन यहाँ पे कर लेंगे क्या, ऐसे 5 अपॉन 2 हो जाएगा, यफ अपॉन एम का मतलब, इसको जब डिवाइड करेंगे तब क्या है 2.5 जो है आपका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, प्रश्न को बल पढ़िए फिर ऑप्शन आपको दिखाते हैं। कार्य किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक इस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ये इसका स्टेटमेंट है, कह रहा ऑप्शन देखिएगा, न्यूटन गति का पहला नियम, न्यूटन गति विषय का द्वितीय नियम, और गति विषय का तृतीय नियम, या गैलीलियो का गति विषय नियम। तो फटाफट से आंसर करेंगे कौन सा नियम है ना। एक बार फिर से समझिए कि कोई वस्तु अगर स्थिर है ना, या फिर गतिशील है, तो तब तक अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी जब तक कोई इसमें बाह्य बल न लगाया जाए। कि आप जानते हैं किसका नियम है, प्रश्न संख्या 17 हो जाएगा न्यूटन गति का जो है आपका गति विषय प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम भी जिसे कहते हैं।
ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 18। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले लगा लीजिए इसको, कई बार पूछा हुआ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कह रहा है ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना, संवेग संरक्षण। फटाफट से आंसर कीजिएगा किस पे काम करता है। तो रॉकेट जो है, रॉकेट है वो काम करता है किस पे? ऑप्शन डी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। किस पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है साथी, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 19। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण। ठीक है, अचानक से कोई चीज चलने लगे, उसमें मान लो बोड़ा है वो अचानक चलने लगे, तो गिरने का कारण क्या होगा? जड़त्व, आघूर्ण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, विश्राम का जड़त्व, गति का तीसरा नियम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 19 में हो जाएगा जो ऑप्शन सी आपका विश्राम का जड़त्व। ठीक है, क्या हो जाएगा? विश्राम का जड़त्व हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि वो स्थिर था, वो स्थिर ही रहना चाह रहा था, अचानक से उसको बल लगा तो अपनी स्थिति में परिवर्तन के कारण वो गिरेगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा, विश्राम का जड़त्व। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है। चलती हुई जब बस अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? बस आपका है, चल रहा है, इसमें बैठे जो यात्री ब्रेक लगने के साथ क्या होता है? आगे की दिशा में गिरते हैं। कह रहा है सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर करेंगे, अभी हमने इस प्रश्न को बताया ऊपर। ठीक है, फिर इसमें क्या आ जाएगा? प्रश्न संख्या 20 में जो आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, जब तक कोई वस्तु स्थिर है या गतिशील है तो तब तक उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, जब तक कि वो कोई बाह्य बल न लगे। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 21 नंबर, बल का गुणनफल है। कह रहा है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग, भार और त्वरण। तो बल आप जानते हैं F इक्वल टू क्या है? एम इंटू ए। अभी ऊपर फार्मूला हमने लगा के सॉल्व किया था क्वेश्चन को, एफ इंटू एम इंटू ए। तो द्रव्यमान हो गया और ये त्वरण हो गया। द्रव्यमान और त्वरण आपको 30 ऑप्शन में, प्रश्न संख्या 21 में अगर आप देखें 21 में आपका ऑप्शन 30 से उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण। ठीक है, ये हो जाएगा। तो फार्मूला भी अगर ये इक्वल टू एम में रहेगा तो ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 22, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ी पर अधिक होता है। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 22। तो शरीर का वजन जो है ऑप्शन बी से तो हो जाएगा, ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। शरीर का जो वजन अगर मान लिया अर्थ है 1 मीटर और ध्रुव तो ऊपर इधर जाएंगे तो इस पे जो वजन है आपका कहाँ पे? ध्रुवों पर शरीर का वजन क्या होगा? अधिकतम होगा, बी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, सब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? कह रहा है 6000 न्यूटन, 60 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 100 न्यूटन। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 23, बहुत ही शानदार प्रश्न है ना। प्रश्न संख्या 23 का जो है कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन डी 100 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर जितना है तो उसका क्या हो जाएगा? 1/6 भाग जो आपके चंद्रमा पर जाते के साथ हो जाएगा। तो 600 का 1/6 करेंगे तो आपका 100 न्यूटन बचेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 24 नंबर क्या कह रहा है साथियों। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? क्या 2 की क्रिया, 3 की क्रिया, 4 की क्रिया, 29.4 की क्रिया। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 24 का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 3 की क्रिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी 3 की क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न क्या 25 क्या कह रहा है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई पर छलांग लगा सकता है, क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प अल्प है यानी कम है, चंद्रमा जो है पृथ्वी से छोटा है। तो कारण क्या हो सकता है? प्रश्न संख्या 25 पे जो देखें तो यहाँ क्या अपेक्षा है, जो वहाँ का गुरुत्वाकर्षण है वो कम होगा, तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण आपका काम इस वजह से छलांग अधिक लगा सकता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 25 का जो है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 26। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 और 9 न्यूटन। फटाफट से आंसर कीजिएगा प्रश्न संख्या 26 का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 9.8 न्यूटन जो आप 1 किलोग्राम राशि का वजन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, फटाफट से देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 27 नंबर, जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। कह रहा है बल, टार्क, कार्य, कोणीय संवेग। फटाफट से आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इसका? जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 27 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका पी। क्या हो जाएगा? टार्क हो जाएगा। क्या होगा? टार्क आपका हो जाएगा। इसमें जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय त्वरण का जो है गुणनफल आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा होगा कई बार परीक्षाओं में।
अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से लगाइए। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता है कि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? मतलब अगर जल का जो आयतन है उसमें क्या परिवर्तन होगा, उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, उसके तापमान को 9 डिग्री से गिरा के 3 डिग्री कर दिया। तो कह रहा है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा और पानी जम जाएगा। फटाफट से आंसर करेंगे इस प्रश्न का, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होगा, आयतन जो है पहले आप घटेगा बाद में बढ़ेगा, तो ऑप्शन जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। यानी अगर आप क्या करें यहाँ पर देखेंगे 9 डिग्री से अगर 3 डिग्री कर रहे हैं तो पहले आयतन क्या होगा, घटेगा, पहले आयतन घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 29। एक बीकर में पानी पर जो है बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा। मान लीजिए ये बीकर है, ठीक है, इसमें इतना कुछ पानी है, ठीक है, इतना लेवल पानी है और इस पर जो है हाँ आपका क्या है, एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। क्या है, बर्फ का टुकड़ा ये आपका तैर रहा है। तो कह रहा है कि जब पूरी तरीके से बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा, ठीक है, टुकड़ा ये पिघल जाएगा तो इसमें जो लेवल है पानी का वो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा या बाद में घटेगा। तो फटाफट आंसर कीजिएगा। बीकर समझिए 172 रही है पानी का लेवल है। तो प्रश्न संख्या 29 में जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर कह रहा है ऑप्शन सी हो जाएगा, उतना ही रहेगा। यानी ये जब बर्फ पिघल भी जाएगा इसके लेवल में क्या है, जो अंतर नहीं होगा, यानी उतना ही रहेगा, ठीक है। अगर देखें कई साथी इसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि बर्फ का लेवल उतना ही क्यों रहेगा। अगर किसी साथी की बात पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, नहीं होगा तो इसका जवाब आप ढूंढिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, अगली क्लास में जरूर इसका जवाब आपको देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उससे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि कोई बोतल है, ठीक है, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है और इसको अगर जमने दिया जाए तो बोतल क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। कह रहा है पानी जमने पर कहता है बोतल का जो हिमांक है उस पर वो सिकुड़ेगा। उसके बाद कह रहा है बोतल बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है, पानी जमने पर फैलेगा, ठीक है। तो जितना जगह लिया रहेगा पानी इसमें पहले से, अगर ये बर्फ बनेगा तो और फैलेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्रैक हो जाएगा, बोतल क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो यही कारण है, ऑप्शन ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 31 नंबर कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, रीजन बताइए। तो क्यों कठिन होता है, तो ध्यान दीजिएगा। बर्फ कह रहा है सड़क से सख्त होती है, बर्फ सड़क जो है बर्फ से सख्त होती है। एक बार कह रहा है सड़क सख्त है, एक बार कह रहा है बर्फ सख्त है। एक ऑप्शन कह रहा है कि जब हम बर्फ मतलब अपने पैर से धक्का देते हैं तब कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता है, और जब बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 31 में क्यों चलना कठिन है, तो ध्यान दीजिएगा जो बर्फ है वहाँ पे जो सड़क की अपेक्षा घर्षण कम है ना। सड़क पर अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, कारण इसका क्या है, तो कारण ऑप्शन डी है कि जब बर्फ पे चलते हैं तो सड़क की अपेक्षा घर्षण वहाँ पर कम लगता है। क्या लगता है, कम होता है, इस वजह से चलना कठिन है। सब सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ये प्रश्न। आगे पढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्या 32 कह रहा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। एक नदी में ये जहाज चल रही है और अचानक से आ गई किसमें, समुद्र में। किसमें, समुद्र में। जैसे जहाज समुद्र में इंटर करेगी तो कह रहा है उसका जो स्तर वो क्या होगा, वो स्तर अगर आप ध्यान देंगे प्रश्न का 32 तो थोड़ा सा ऊपर आएगा। क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, यानी नदी में जितना चल रहा था उससे थोड़ा सा उठ के आपका क्या हो जाएगा, समुद्र में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न में क्या 33 नंबर, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। कह रहा है लोहे की कील जो है पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है, तो कारण बताना है। कह रहा है लोहे जो है कि रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। बी कह रहा ऑप्शन लोहे का भार पानी से अधिकतम है तथा पारे से कम है। सी कह रहा है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है और पारा जो है पानी से भारी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 33 का अगर आप देखें तो ऑप्शन सी। उसके तैरने का कारण क्या है, तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तो पानी में डूब जाता है, ठीक है, पानी है इसमें लोहा अगर डालेंगे इसका घनत्व ज़्यादा डूब जाता है, और पारे से कम है तो उसमें तैरने लगता है। तो ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। साथियों फटाफट से इतने लोग हैं एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल आपका है, आपका भी सहयोग इसमें वांछित है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथी तक शेयर एक बार जरूर कर दीजिए। इस तरीके की लल्लन टॉप क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, बहुत ही हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए, है ना। हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर कराया जाएगा, चाहे करंट अफेयर हो चाहे जीएस हो, इस चीज़ की अब आपको टेंशन खत्म
और इस चैनल से जुड़ जाइए। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम से कमेंट कीजिएगा, इस एग्जाम्स के लिए भी और बाकी एग्जाम्स के लिए भी, उसके लिए कंटेंट हम आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। प्रश्न संख्या 34, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, हम केमिस्ट्री वाले मिक्स सेशन में किए थे। तो कह रहा 100 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, 0 डिग्री -4 डिग्री सेल्सियस। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो साथ ही ध्यान देंगे ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। हमने कल केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन पढ़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से कितनी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न कह रहा 35 नंबर, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलिए तो क्या अपरिवर्तित रहेगा। कोई मान लीजिए वस्तु है, अगर आपका इतना है और इतना है, कम कर दिए तो मात्रा बदले तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो फटाफट से आंसर कीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घनत्व। ठीक है, ऑप्शन डी घनत्व। ये यूपी पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो घनत्व उसका नहीं बदलेगा, चाहे अमाउंट बहुत ज़्यादा हो चाहे अमाउंट थोड़ा सा हो। ठीक है, क्या नहीं बदलेगा, घनत्व उसका नहीं बदलेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर क्या कह रहा है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। समुद्र है मान लीजिए, ठीक है, और इसमें कोई आइसबर्ग जब तैर रहा है तो कितना भाग इसका ऊपर रहता है, ठीक है, समुद्र की सतह से। कह रहा है 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। फटाफट से आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/10। तो उसका जो 1/10 भाग है वो क्या रहेगा, सतह से ऊपर रहेगा, 1/10। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 37। 37 कह रहा है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, और दाब व गलनांक से कोई संबंध नहीं है। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 37 का लिए। ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन सी जो है, दो बर्फ के टुकड़े आपस में दबाने पर क्या होगा, चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं, पहले दाब अधिक होने का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, इस वजह से वो चिपक जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 38। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। कह रहा है वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही की आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। ठीक है, तो फटाफट से आंसर कीजिएगा, प्रश्न संख्या 38 जो है इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए वायु दाब में कमी के कारण। ठीक है, जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही जो बाहर क्यों निकलती है, तो ये वायु दाब में कमी के कारण निकलती है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 39। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। ठीक है, ऊंचाई की जगहों पर जो है पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। फटाफट से आंसर करेंगे, प्रश्न संख्या जो 39 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है। तो प्रश्न संख्या 39 जो है इसमें 100 डिग्री के नीचे आने का कारण क्या है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए को ध्यान से देख लीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ के देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 40 नंबर क्या कह रहा है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, कोई साबुन का बुलबुला है उसके अंदर का दाब क्या कह रहा है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, यानी बाहर का जो प्रेशर है उससे कम होगा, वायुमंडलीय दाब से कम होगा या अधिक होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा या वायुमंडलीय दाब का आधा होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा हुआ है और ये प्रश्न अक्सर रिपीट होता है, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। सारे के सारे वैसे प्रश्न हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं साथियों, और ये आपकी परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। प्रश्न संख्या 43 में जो है ऑप्शन इससे उत्तर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से ये अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 41। वायुमंडलीय दाब की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम, वायुमंडलीय दाब की जो रीडिंग आपको बताती है उसमें अचानक से अगर गिरावट होता है तो क्या संकेत दे रहा है कि स्थिर तथा शांत रहेगा मौसम, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा या तूफानी होगा। फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है मौसम से रिलेटेड। तो ऑप्शन डी तूफानी होगा। अगर उसकी रीडिंग में अचानक से गिरावट आ रही है इसका मतलब है कि मौसम कैसा होगा, तो मौसम तूफानी होगा। कैसा होगा, मौसम तूफानी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 42 कह रहा है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है लेकिन अधिक ताप पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। डी कह रहा है कुकर के अंदर समान धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसका क्या कारण है, कुकर में खाना जल्दी पकता है। प्रश्न संख्या 42 का आंसर देंगे,
बी आंसर हो जाएगा। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न है क्या 43। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा कोई गुब्बारा है, ठीक है, कोई गुब्बारा है जो हाइड्रोजन से भरा हुआ है, ठीक है, और ये ऊपर गुब्बारा वायु ऊपर जाकर फटता है। तो प्रश्न संख्या 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि इसका वायु दाब जो है घट जाता है। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। वायु दाब जो घट जाता है इस वजह से जो है जाके कट जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 44। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से रहता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो सूर्य में जो निरंतर ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, सन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी निरंतर ऊर्जा का स्रोत क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अलग अलग परीक्षाओं में कितनी बार पूछा हो, यहाँ तक कि एसएससी, रेलवे है ना, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, पीसीएस, सब परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो तुम रट जाइएगा, प्रश्न ये गलत नहीं होना चाहिए। तो सूर्य की ऊर्जा का जो सृजन का कारण क्या है? 4 ऑप्शन हमने आपको बता दिए। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन जो है इसकी ऊर्जा का कारण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या 45। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या संचित ऊर्जा। फटाफट से आंसर करेंगे कौन सी ऊर्जा होगी इसमें। प्रश्न संख्या 45। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ध्यान दीजिए, अगर चाबी भरी घड़ी है तो उसमें ऊर्जा आपका कौन सा होगा? 45 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका स्थितिज ऊर्जा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 45 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 46, 46। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठे हैं या गद्दे पर लेटे हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? कह रहा है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या विखंडन ऊर्जा। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 46 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, ये भी अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों 47 नंबर। 47 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ठीक है, किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? कह रहा है चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। तो ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा जो है, जो चीज़ चल रही है उसमें तो गतिज ऊर्जा होगी ही नहीं, जो चीज़ स्थिर है उसमें आपका गतिज ऊर्जा नहीं होगी। तो ऑप्शन डी है आपका खींचा हुआ धनुष। अगर बात करें धनुष है अगर, ठीक है, और इसमें जो खींच गया है तो ये इसको खींच लिया है, तो ये चल नहीं रहा है, खींचे हैं तो इसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई है। तो इसको खींच के रोके हुए हैं, जब इस धनुष को छोड़ देंगे, ये तीर जब निकलेगा तब इसमें गतिज ऊर्जा आएगी। अभी जब उसको खींच के रोके हुए हैं, खींचा हुआ धनुष, तो इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। बाकी चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी और चलता हुआ हथौड़ा तीनों गतिमान है, तो तीनों के यहाँ पे गतिज ऊर्जा होगी। नहीं पूछा है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, और इसमें क्या है आपका? स्थितिज ऊर्जा है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 48। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है, तीन गुनी बढ़ जाती है। मतलब कोई वस्तु जो है उसकी गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा जो है उसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर करना। अगर गति ये कितना होगा 48 का, आपका ऑप्शन बी चौगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके उसका संबंध जो है डायरेक्टली इसके स्क्वायर से होता है। ठीक है, तो अगर ये 2 गुना हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर, सॉरी 49 नंबर देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ले सातिल्य का नियम, द्रव्यमान संरक्षण या परासरण का नियम। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 49 का जो है क्या आंसर हो जाएगा? 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है ना, एनर्जी जो द्रव्य है, मैटर, ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है ना तो विनाश किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 50 नंबर क्या है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? क्यों झुकता है? कार्ड उसका देखेंगे, 4 कारण है, फटाफट से आंसर कीजिएगा। एक बार ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए क्योंकि वो फिसल जाएगा। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के अंदर बना रहे, गिरने से बचाएगा। झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके, और झुकता है ताकि तेजी से पार कर सके। तो इसका कारण क्या है? साइकिल चलाने वाला आदमी जो है मोड़ पर झुक जाता है। तो प्रश्न संख्या 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वो झुकता है ताकि जो गुरुत्व केंद्र है आधार के अंदर बना रहे, जिससे वो उसको गिरने से बचाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। तो क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक साथियों देखेंगे 50 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो गए हैं फिजिक्स के। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिए, कह रहा है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं
उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास फटाफट से लेके आंसर कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है। ए कह रहा है जीरोफाइट, बी हाइड्रोफाइट, सी कह रहा है हेलोफाइट या सैक्यूलेंट। इनको क्या कहते हैं? तो जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार आपके अलग-अलग परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, उसको कहते हैं, ऑप्शन सी से तो हो जाएगा हेलोफाइट। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। तो जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 2 साइटोलॉजी है। तो साइटोलॉजी क्या है? तो ध्यान दीजिए, कह रहा है जीवाणु का अध्ययन, ठीक है, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन या जनसंख्या का अध्ययन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी है, जितने सारे प्रश्न हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा आपको दिखेगा, है ना? तो साइटोलॉजी किसको कहते हैं? तो ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, कोशिकाओं का अध्ययन। क्या कहते हैं? कोशिकाओं का अध्ययन। और इससे रिलेटेड जो अन्य अध्ययन है वो भी एक बार अभी आपको रिविजन हम करा देंगे, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 3 संवहनी जो वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर तक किससे जाता है? फ्लोएम टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू, मेरिस्टेम है या जाइलम टिश्यू। फटाफट से आंसर कीजिएगा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या हो जाएगा सही उत्तर साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जाइलम टिश्यू। देखो याद रखिएगा, जल जो है वो जाइलम से जाएगा, जल से जाइलम, ठीक है, याद रखिए। जो खाद्य पदार्थ वगैरह है वो किससे जाते हैं? तो फ्लोएम टिश्यू से वो उसको ट्रांसफर होता है, ठीक है। और संवहनी टिश्यू में जो पानी है, पानी की बात करेंगे तो जल है आपका, जल से जाइलम टिश्यू, याद रखेंगे, आपको नहीं भूलेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, फटाफट से देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? मानक जो जंतु विज्ञान है उसमें नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है लैटिन भाषा, फ्रेंच, स्पेनिश या ग्रीक। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा, कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? तो ध्यान देंगे, इसमें सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, लैटिन भाषा। क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा। जंतु विज्ञान में जो नामांकन के लिए यूज होती है भाषा, वो कौन सी भाषा है? तो लैटिन भाषा है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जेनेटिक्स, ठीक है, निम्न में से किसका अध्ययन है? कह रहा है मेंडल के नियम का, जैव विकास का, डीएनए संरचना का, आनुवंशिकता और विचरण का। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा, प्रश्न संख्या 5 का जो भी आंसर हो जाएगा। तो साथियों ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आनुवंशिकता और विचरण। क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता और विचरण जेनेटिक्स का जो है अध्ययन कहलाता है। कमेंट करके जरा बताइएगा, इसके फादर, जेनेटिक्स के जो फादर या पिता, जनक किससे कहते हैं? कमेंट करके साथियों फटाफट से आंसर को छाप दीजिएगा, इस प्रश्न के आंसर को। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो ध्यान दीजिएगा कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कह रहा है काय की जनन, अलैंगिक जनन या उपयुक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, मेंडल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? आपका किस पे आधारित है? तो वो लैंगिक जनन पे। किस पे? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो ये लैंगिक जनन है इस पे आधारित है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से इसको तैयार करते हुए आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को फटाक से एक बार से लाइक कर दीजिए, और जो भी साथी आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं एक बार उन तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इतना कीजिए, आप ही का चैनल, आप ही का परिवार है, इसको बढ़ाने में आप अपनी जितना योगदान हो सकता है योगदान दीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? भ्रूण। भ्रूण जो है एम्ब्रियो किस में मिलता है? भ्रूण जो है एम्ब्रियो आपका किस में मिलेगा? तो ऑप्शन कह रहा है फूल में, पर्ण में, बीज में और कली में। किसमें किसमें मिलेगा? तो एम्ब्रियो आपका मिलता है। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज में। किसमें? एम्ब्रियो आपका मिलेगा बीज में। इसी तरीके से साथियों, जिस तरीके से आप अभी बायोलॉजी क्लास कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको जो है ना, हर जितने स्टैटिक पॉइंट है, इतिहास, भूगोल और बाकी अदर सब्जेक्ट के जितने हैं, सबके सब हम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले तक करा देंगे, ठीक है। तो फटाफट से एग्जाम तक आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 8 प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या प्रोक्सीसियोम में। किसमें होता है? प्रश्न संख्या 8, इसका सही उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 का थोड़ा-सा हम आपको 1-2 सेकंड का समय दे रहे हैं इसलिए, ताकि आप अपने आंसर को टिक कर पाएँ। तो देखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लैंगिक जनन से आनुवांशिक जो विचरण कैसे होता है? कह रहा है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, उपयुक्त जो है सभी से। तो लैंगिक जनन आपको बताना है, फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी से। अगर आप देखें तो जीन का सम्मिश्रण
क्रोमोसोम में बदलाव और जीन के जो मिश्रण, इन तीनों से जो क्या होता है, लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और जितने सारे प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और ये बार-बार पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 10। एड्स विषाणु के लिए उत्तरदायी जो है सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन-सी है? तो एड्स के लिए सबसे ज़्यादा जो आजमाई गई दवा कौन-सी है? कह रहा है ज़िडोउडिन एजीटी, ठीक है, माइकोनोज़ोल, ठीक है, नोनॉक्सिनोल 9 और विराज़ोल। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो भी बीमारी है आपकी, एक तो जीवाणु जीवाणु वाला बीमारी है, ठीक है, उसके बाद से बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी विषाणु वाले भी जीवाणु, बैक्टीरियल, और उसके बाद से विषाणु वाली बीमारी, फंगल और प्रोटोज़ोआ, 4 तरह की बीमारी हैं। इन रोगों से हर बार आपको प्रश्न पूछता है, ठीक है, और इसके साथ-साथ जो विटामिन है उनसे भी प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। एड्स आपका किससे होता है? तो विषाणु से होता है। किससे? विषाणु से होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये भी पूछा गया है। सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन-सी है? ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 10 का जो है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना? ज़िडोपुडिन एज़ीटी, ये जो दवा है सबसे ज़्यादा आजमाई गई इसके लिए दवा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की जो है बीमारी होती है? कह रहा वायरस, प्रोटोज़ोआ, बैक्टीरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा साथियों, कुछ जो बीमारी आपके जीवाणु से होते हैं, कुछ बीमारी आपके विषाणु से होते हैं, तो इन सबका एक कैटेगरी है। उन सबको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो हेपेटाइटिस बी की अगर बात करेंगे तो ये किससे होता है? प्रश्न संख्या जो है 11 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वायरस। किससे? वायरस है। हेपेटाइटिस बी जो है आपका किससे होता है? तो ये वायरस से होता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, निकट जो है निकट दृष्टि मायोपिया रोग का संबंध किससे है? पैरा, फेफड़ा, मस्तिष्क, कान या हाथ। तो निकट दृष्टि जो दोष और एक और दोष है दूर दृष्टि दोष, ये किसमें होता है? तो आप सभी जानते हैं किसमें होता है, आंख में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा, यहाँ पे पॉइंट और बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा सुन लीजिए ध्यान से। निकट दृष्टि दोष मायोपिया और एक होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है? कई बार प्रश्न पूछा है। तो दूर के लिए उत्तल का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट जाइएगा, ठीक है, अच्छे से रट जाइएगा। कई बार परीक्षा में आपसे पूछने को ये मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, फटाफट से आंसर कीजिए। ऑप्शन कह रहा है 60%, 70, 80 या 90%। कितना प्रतिशत होता है? तो इसमें जो जल का प्रतिशत होता है, ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा 90%। प्लाज्मा में आपका जल का प्रतिशत कितना है? तो 90% है। इसको एकदम एज इट इज आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 14 नंबर। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? ठीक है, कितना प्रोटीन लेना चाहिए? कह रहा 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 या 45 ग्राम, ठीक है। तो ये महिला जो है वो क्या है? कार्यशील महिला है। तो इसके लिए जो है आपके प्रोटीन की जो बात की गई है वो ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा 45 ग्राम। कितना? 45 ग्राम की बात की गई है। जरा कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है, कि जो कार्यशील पुरुष है, ठीक है, कार्यशील पुरुष है, उसके लिए कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो ये चीज़ आप कमेंट करके बताएंगे ज़रूर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ठीक है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो कह रहा है कि मछली, ऑप्शन ए मछली, उसके बाद बी कबूतर, तेलचट्टा या मेढक। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका ऑप्शन डी मेंढक क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मेंढक जो है ये क्या करता है? अपनी त्वचा से सांस लेता है। किससे? अपनी त्वचा से सांस लेता है। काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, कई बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 16। रक्त जो है ब्लड होता है, एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है। रक्त जो है किस तरीके का ऊतक होता है? तो ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा एक संयोजी ऊतक है। क्या है? एक संयोजी ऊतक है। फटाफट से हम आपको रिवीजन करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके डिफरेंट तरीके के एग्जाम से पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 17। 17 क्या कह रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में किस अंग में लसिका जो कोशिकाएं बनती हैं? कह रहा है यकृत, दीर्घ हस्ती, अग्नाशय या तिल्ली। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। मानव शरीर में जो किस अंग में लसिका जो कोशिकाएं बनती हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दीर्घ अस्थि। किसमें? दीर्घ अस्थि में जो है बनती हैं। और ये भी प्रश्न जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रश्न आप देखेंगे आपके परीक्षाओं में जो है पूछा हुआ प्रश्न है और ये फिर से रिपीट होते हैं प्रश्न, तो इनको अच्छे से तैयार
कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सूची 1 में रोग दिया हुआ है और सूची 2 से उत्पन्न होने वाले जो कमियाँ हैं, किससे उत्पन्न होता है? इनको मिलान करना है, तो सही मिलान करना है। आइए देखें फटाफट से, देखिए इसमें क्या-क्या दिया हुआ है। तो एक तरफ ये सूची 1 में आपका रोग है और दूसरी तरफ जो उनसे उत्पन्न करने वाली कमियाँ, सूखा रोग है, बेरी-बेरी है, निशानतंता है, इसको वर्णधानता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और स्कर्वी। ध्यान दीजिएगा, विटामिन से जो है आपका एक प्रश्न पक्का है, ठीक है? तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। एक गद दिया विटामिन डी, विटामिन बी12, विटामिन ए, विटामिन सी। फटाफट से अगर हम इसको मिलाएँगे तो सूखा रोग आपका जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी-बेरी विटामिन बी12, ये वर्धनता या निशानदानता जो है आपका विटामिन ए, स्कर्वी आपका विटामिन सी। यानी ए, बी, सी, डी का जो है 1, 2, 3, 4 आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। आप एक बार इस कोड को देखिए ध्यान से, जो कोड दिया हुआ है इसमें कौन-सा मैच होगा, तो आपको दिख गया होगा कि ऑप्शन ए जो है 1, 2, 3, 4 यानी जो सीधे-सीधे है, वही इसका मिलान है। तो इसको अच्छे से रट जाइएगा, ये गलत ना होना चाहिए आपका। ये चारों के चारों जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। मधुसूदनी जो इंसुलिन है, इसका अंतःस्राव एक, ठीक है? ये इसका अंतःस्राव एक हार्मोन है, तो किस तरीके का है ये? ये होता क्या है? ग्लाइको जो लिपिड है, वसीयम पेप्टाइड या एस्टेरॉल, ये क्या है? फटाफट से आंसर कीजिए। इंसुलिन जो है आपका एक अंतःस्रावी हार्मोन है और ये क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पेप्टाइड है। क्या है? ये एक आपका पेप्टाइड है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन-सा जो है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? कह रहा आम, पपीता, आंवला या बेर। तो 4 आपके ऑप्शंस हैं और इन प्रश्नों को तभी आप समझ पाएँगे जब स्कर्वी रोग आप जानेंगे कि जो है किस विटामिन की कमी से होता है। ये आपके विटामिन सी से होता है, तो विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में किसमें मिलता है? तो ऑप्शन सी आंवला में। किसमें? आंवला में। आंवला में जो विटामिन सी आपका प्रचुर मात्रा में मिलता है और जो है विटामिन सी की कमी से आपका हो जाता है कौन-सा? स्कर्वी रोग, ठीक है? तो सी की कमी से स्कर्वी रोग, अभी हमने ऊपर देखा ये प्रश्न जो है यहीं पे भी प्रश्न देखे थे। विटामिन सी स्कर्वी वाला, ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी उसकी कमी को दूर करने के लिए आप खाएँगे क्या? आंवला, ठीक है? आंवला जो है प्रचुर मात्रा में उसमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रशीतन रेफ्रिजरेशन है खाद्य परीक्षण में मदद करता है, ठीक है? क्या करता है? खाद्य परीक्षण में कैसे मदद करता है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया को दर को कम करके, एंजाइम क्रिया को नष्ट करके या खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढक के। यानी जो रेफ्रिजरेटर है उसमें जब कोई खाद्य पदार्थ रखा जाता है तो कैसे वो सुरक्षित रहता है, क्या कारण है उसका, किस तरीके से वो वर्क करता है, वो आपको आंसर में बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फटाफट से देखिएगा, ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है उसको कम करता है। क्या करता है? उसको कम कर देगा, जिस वजह से खाना देर तक जो भी खाद्य पदार्थ है वो देर तक सुरक्षित रहेगा। तो प्रशीतन में इसको मदद किस लिए करता है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? ठीक है, प्याज का बल्ब, अरबी का खनकंद, शकरकंद का कंद या आलू का कंद। कुछ तने का रूपांतरण की बात कर रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी, शकरकंद का कंद जो है ये तने का रूपांतरण नहीं है। बाकी 3 अगर आप देखें जिसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, जैसे प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद और आलू का कंद, ये तीनों क्या है? तने का रूपांतरण है। किसका? तने का रूपांतरण है। और प्रश्न के अनुसार हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो हमारे शरीर में नहीं होता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कह रहा है विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन। तो देखिएगा साथियों, जो हमारी बॉडी है उसमें जो है आपका विटामिन का निर्माण नहीं होता है, ठीक है? विटामिन का जो निर्माण नहीं होता है और उसको जो हम लोग बाहर से क्या कहते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 का जो है इसमें सही उत्तर ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 विटामिन है, विटामिन बी एंड सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील है, याद रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 24। 24 क्या कह रहा है कि मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है? यानी सबसे ज्यादा प्रभावित क्या है? तो आंख, हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आंख। आंख जो है आपकी, ये जो है सबसे ज्यादा जो विकिरणों से सबसे ज्यादा क्या होती है? प्रभावित होती है, ठीक है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, फिर से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था इस प्रश्न के बारे में, ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। हेड्स होता है जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या विषाणु से। तभी हमने आपको बताया कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी कैटेगरी है कि वो जीवाणु से हो रही है या विषाणु से हो रही है, फंगस से, कृमि से, किससे हो रही है। तो इसी तरीके से एड्स जो बीमारी है, इसका सही आंसर बताइएगा साथियों, क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, विषाणु से। ठीक है, 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है, विषाणु से क्या होता है, ये बीमारी होती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 26। कह रहा है एनोस्मिया कहते हैं। ठीक है, तो स्वाद संवेदना की कमी को, है ना, घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना या ऊष्मा संवेदना की कमी को। फटाफट से आंसर करेंगे तो देखिएगा एनेस्मिया किसे कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका, जो है घ्राण संवेदना की कमी को जो है इसको कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम से पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या देखिए 27। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस बात से तुलना की जा सकती है? ठीक है, तो कह रहा है फिल्म, लेंस, शटर या आवरण। प्रश्न संख्या 27 जो है, किसकी तुलना किससे की जा सकती है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है फिल्म से। किससे? फिल्म से तुलना की जा सकती है। यहाँ का जो रेटिना है, आपका क्या है, रेटिना है, इसकी तुलना जो है कैमरे के फिल्म से की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 18। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, छपने वाला प्रश्न है एकदम। मच्छरों के नियंत्रण हेतु जो है प्रयोग में होने वाली कीट पक्षी जो मछली है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है हिल्सा, लेबियो, गैम्बूशिया या मिस्टस। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 28, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, गैम्बूशिया। गैम्बूशिया मछली जो है, ये क्या करती है, इन मच्छरों के जो लार्वा है, वो लार्वा क्या करती है, ये खा जाती है, तो मच्छर पनपते ही नहीं है। तो इनके नियंत्रण के लिए जो इस मछली का प्रयोग किया जाता है, तो गम्बूशिया गैम्बूशिया जो मछली है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इवन पीसीएस में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 की शारीरिक प्रक्रम से जो है यहाँ पे प्रोनोम्बिन नहीं होगा, थ्रोम्बिन होगा। ध्यान दीजिएगा, का संबंध है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन जो है, इसका संबंध किससे है? तो कह रहा है उत्सर्जन, तरह के जमाव, प्रजनन या वृद्धि। तो किससे हो जाएगा साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, रक्त जमाव से। आप जानते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन जो है, प्रोथ्रोम्बिन किसका संबंध क्या है, ये रक्त जमाव से इसका संबंध है, तो उसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी एरर हो गई है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए, कह रहा है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, तो क्या बताता है, ब्रो के लिंक को, अमीनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को, हार्मोन के प्रकार को। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा, ये क्या करता है, जो एमनियोसेंटोसिस है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन है, ये जो भ्रूण है उसके लिंक का परीक्षण करता है। क्या करता है, जो भ्रूण है उसके लिंक का क्या करता है, ये परीक्षण करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, 30 का ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 31 देखिएगा, 31 कह रहा है बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, कह रहा है डेंगू, मलेरिया, ऑस्टियो जो पोरोसिस है या हेड्स की, किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है ये बीएमडी परीक्षण? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्टियोपोरोसिस की जो है जांच के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार आपकी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, तो साथियों इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऑस्टियोपोरोसिस जो है आपका बीएमडी परीक्षण होता है। एक जरा कमेंट करके बताइएगा, यहाँ पर पूछ रहा हूँ, एड्स की जो है जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है इस बीमारी की जांच के लिए, उसको कमेंट करके बताइएगा। और साथियों, जो भी साथी अभी तक देख रहे हैं, एक बार से वीडियो को फटाफट से एक बार थोड़ा लाइक कर दीजिए और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 32। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है तो किसकी? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 32 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, गोल्डन धान में जो है आप देखेंगे सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो विटामिन ए की मात्रा होती है। ये जो है मोडिफाइड चावल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कथन कारण वाला है, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ। कथन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर तो उससे रतौंधी हो जाएगा। तो बात बिल्कुल सही है, उसे उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो रतौंधी क्यों होगी? रतौंधी तभी होती है जब जानते हैं विटामिन ए की कमी होती है। तो आप इसकी जब आंसर में जाएंगे कूप में, कह रहा है ए और आर दोनों सही है, और ए जो है आर की व्याख्या करता है और ये कह रहा है कि व्याख्या नहीं करता है, तो इसमें हमें नीचे तक नहीं जाना। ऑप्शन हमारा जो है ये ए वाला सही हो जाएगा।
दोनों सही है और व्याख्या करता है। ये 2 स्टेटमेंट हैं, आपसे वन लाइनर में पूछा जा सकता है, समझिएगा ऐसे कैसे कि जो हरी सब्जियाँ हैं, वो आपका स्रोत है किसके विटामिन ए का, और विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 34 नंबर। कह रहा है डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? कह रहा है जाति उद्भव का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या उत्परिवर्तन का सिद्धांत। फटाफट से आंसर कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतनी बार जो सारे प्रश्न जो आपको छांट के लाए हैं एकदम से, जो है आपके हर परीक्षाओं को देखते हुए जो आपके ये प्रश्न है पीवाईक्यू का एनालिसिस करके लाया गया है। प्रश्न संख्या 34 का आप आंसर कीजिएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है आपका हो जाएगा, ठीक है? ह्यूगो डी ब्रिज ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 35। इंसुलिन, इंसुलिन क्या काम करता है? सिंपल सा प्रश्न कह रहा है, रुधिर नलिकाओं को संकुचित करता है ना? ये सामान्य स्तर का उद्दीपन है उसको करता है, और रुधिर शर्करा को बढ़ाती है या रुधिर शर्करा को घटाता है। तो इंसुलिन क्या करता है उसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। रुधिर शर्करा को जो है ये घटाता है, यानी इंसुलिन जो है कंट्रोल करता है आपका जो है ब्लड शुगर, ठीक है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, और इसके डिस्टर्बेंस से जो है बीपी वगैरह बढ़ जाती है। तो प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रुधिर शर्करा को घटाती है, ठीक है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 36 खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है। कह रहा है सूडोशील, उडाग, हिमोशील, है ना, सिलेक्ट्रॉन, स्पोसोसील है, क्या होता है इसमें? तो फटाक से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 36 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ना? तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोसील। जो रक्त गुहा है ये एक होता है कि इसमें आपकी, तो जो फूले परिसंचरण तंत्र वाले जानवर हैं उसमें आपको हीमोशील देखने को मिलता है, तो बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, फटाफट से हम क्वेश्चन को देखते हुए। अगला प्रश्न 37 नंबर क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार मछली की है ना? प्रवाल, मूंगा, बी रजत, मीनाब, अश्वमीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी अश्वमीन, ठीक है? ये एक प्रकार की मछली है, कौन? तो अश्वमीन है। किसी तरीके से 2 पॉइंट रिवीजन कर लीजिएगा, जिसमें कुछ आपके ट्रू फिश आते हैं, कुछ फॉल्स फिश आते हैं, ठीक है? तो उनको ध्यान में रख लीजिएगा, वहां से प्रश्न पर पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा लीजिए। प्रश्न सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको प्रश्न देख के पता चल गया होगा कि इस लेवल के प्रश्न हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं। डीएनए की जो संरचना इसका पता लगाया था, तो मॉर्गन ने, डी ब्रिज ने, आर गोविंद खुराना ने, वाटसन और क्रिक ने इसने पता लगाया था साथियों। फटाफट से आंसर कीजिएगा। तो हाँ, सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 38 का आपका ऑप्शन डी वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और क्रिक ने, जो डबल हेलिकल मॉडल है जो आप देख रहे हैं इसे डीएनए का संरचना, ठीक है, डबल हेलिकल। तो उस मॉडल की रचना को जो किसने खोज किया था? वाटसन और क्रिक ने, ठीक है? तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, मतलब प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है? कह रहे नीम, एजोला, यूरिया या पोटेशियम। फटाफट से आंसर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है आपके खेजोला को, किसको? ऑप्शन बी खेजोला को प्रयोग किया जाता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में। ये ज़्यादातर धान के खेतों में इसका प्रयोग किया जाता है, किसके? धान के खेतों में प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में फटाफट से आप प्रश्नों को आंसर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है रेशम की कीट जिन पर पनपता है वे हैं रूठे की पत्तियां, बेडू की पत्तियां, आड़ू की पत्तियां, सहतूत की पत्तियां। तो बताइएगा रेशम कीट जो है किन पत्तियों पर पनपते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहतूत की पत्तियां, ठीक है? फटाफट से कोशिश कर रहे हैं साथियों आप सभी के लिए बढ़िया से बढ़िया सेशन लाने के लिए। इसी तरीके से जुड़े रहिएगा चैनल से, है ना? आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। परीक्षा तक टू द पॉइंट जो हम यहाँ पे कराएंगे वो आपके एग्जाम ओरिएंट कंटेंट होगा, ठीक है? सीधे सीधे परीक्षा में आपके प्रश्न बनेंगे, इधर उधर की कोई प्रश्न नहीं कराएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 41 नंबर, फ्लेमिंग ने क्या खोजा है? तो रेडियम पेनिसिलिन वैक्सीन या निषेचक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी लगा लीजिएगा कि इतनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। तो फ्लेमिंग ने क्या खोजा था, ठीक है? आंसर कीजिएगा, फ्लेमिंग ने जो है क्या खोजा था? फटाफट से आंसर कीजिएगा। तो ये पेनिसिलिन, ऑप्शन बी सही तो हो जाएगा, पेनिसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग ने, ठीक है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जीव जो है रक्त, उसमें जो है रक्त नहीं होता है और वो सांस लेता है? कौन सा जीव है? कह रहा है हाइड्रा, तेलचट्टा, केंचुआ और मछली, ठीक है? बहुत सारे साथी इसका आंसर जो है तेलचट्टा दें, ध्यान, इसका जो ब्लड होता है खून वो सफ़ेद होता है, ठीक है? इस पर ना जाइए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है हाइड्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसमें जो क्या होता है, ये जीव जो है इसमें रक्त नहीं होता है लेकिन फिर भी ये सांस लेता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? हाइड्रा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 43, ठीक है? प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। लाल रक्त कोशिकाओं जो आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है?
यकृत, हृदय, अस्थिमज्जा या गुर्दा? फटाफट से आंसर कीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पस्युल्स है ना, आरसीबी नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थिमज्जा। क्या हो जाएगा? अस्थिमज्जा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या जो है आपका 44, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? फिर से नहीं पूछा है और जीवाणु पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा एड्स, डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एड्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा एड्स जो है आपका जो है एक इस तरीके से ये वायरस की विषाणु से होने वाला ये आपका जो है रोग है। और डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी सबके सब आपके कैसे हैं? तो जीवाणु जनित ये रोग है कि ये जो बैक्टीरियल डिजीज है। तो तीन आपका बैक्टीरियल और ये आपका एड्स जो है क्या हो जाएगा? वो वायरस वाला डिजीज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नहीं पूछा है तो ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या 45 क्या कह रहा है? निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर, सलाइनोमीटर, स्पैग्नोजोमीटर है उसका प्रयोग। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा साथियों। और जितने प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं उन प्रश्नों का उत्तर जरूर देते हुए आगे बढ़िएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पैग्नोमीटर जो है से मापा जाता है। और जो ब्लड प्रेशर उसका जो रक्तचाप है वो कितने कितने चीज़ का रहता है वो कमेंट करके बताइएगा स्वस्थ मनुष्य के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है बीटी बैगन है, तो बीटी बैगन क्या है साथियों? फटाफट से आंसर कीजिएगा। बैगन की एक नई किस्म, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन, बैगन के एक जंगली की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन बी, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित एक बैगन है बीटी बैगन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 47, आनुवांशिक जेनेटिक्स के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक। अभी स्टार्टिंग में ही प्रश्न हमने आपसे पूछा था आनुवांशिकी के फादर जनक को बताइए। जो लोग कमेंट करती हैं बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं किए जान जाइए। जॉनसन, जे मेंडल, MP मॉरिसन या मॉर्गन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? 47 का ऑप्शन बी, जे मेंडल। क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन बी, जे मेंडल जो है आनुवांशिकता के जनक या पिता कहे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 48, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है कौन सा है? 30 मार्च, 23 सितंबर, 5 जून या 25 मई? तो फटाफट से आंसर कीजिएगा साथियों। विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका मनाया था 5 जून को, ऑप्शन सी 5 जून। और जब परीक्षा देने जा रहा था इस वर्ष की जो थीम है, मतलब लास्ट ईयर की जब भी एग्जाम हो आपका, तो उस हिसाब से थीम जरूर देखे जाएगा। थीम कई बार भी इसका आपसे पूछ लेता है जो इंपॉर्टेंट डेज हैं। बहुत जल्द साथियों हम आपके लिए एक कंप्लीट ऐसे वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपके पूरे के पूरे जो आपके वर्ष के जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं उस सबके सब आप एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो फटाफट इस चैनल से जुड़ जाइएगा, सारी वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है, तो अभी हमने ऊपर देखा DNA वायरस, RNA, जीवाणु या प्लेटी हेलमिंथेस। फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या कारण होगा प्रश्न संख्या 49 का? तो ऑप्शन बी, RNA वायरस। ठीक है, हम लोग देखा हेपेटाइटिस बी जो है ये विषाणु जनित रोग है। कैसा है? विषाणु जनित। और इसका कारण क्या है? RNA वायरस जो है इसका कारण होता है। बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 50, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कितनी बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कह रहा साइटोकाइनिन, इथिलीन, इंसुलिन या जिब्रेलिन? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। इंसुलिन जो है ताकि में ध्यान दीजिएगा आपका ये पादप हार्मोन नहीं है। तो ये कैसा, ये ह्यूमन हार्मोन है, यानी साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन, ये तीनों तीनों क्या है? पादप हार्मोन है। और ये पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हार्मोन है, इनको ध्यान रखिएगा। साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन ये पादप हार्मोन है, इनको ध्यान रखिएगा। हमसे नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये साथियों क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन है? जो बेसिक उसके अवयव होते हैं, पार्टिकल कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी कह रहा है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और प्रोटॉन, न्यूट्रिनोस और आयन। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा साथ ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? प्रोटॉन, न्यूट्रिनोस और आयन। ये क्या है? इसके आधारभूत अवयव है। ठीक है, क्या है? परमाणु के बेसिक जो आधारभूत ये मूल पार्ट, इसको ध्यान में रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक सा प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज जो है, न्यूट्रॉन की खोज की थी, कह रहा चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, नील्स बोर ने या न्यूटन ने? फटाफट से आंसर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए चैडविक ने। किसने? चैडविक ने। इसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी?
ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है, कमेंट करके दोनों आप बताइएगा, ठीक है। जितने साथी देख रहे हैं ये क्लास, बहुत छोटा सा बेसिक सा प्रश्न है, आपसे हमने पूछा, दोनों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे साथियों प्रश्न संख्या 3, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं, कह रहा परावैंगनिक किरणों का, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का, रेडियो तरंगे या अवरक्त तरंगे। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 3 का कि जो रेडियोधर्मी मेटल होते हैं, तत्व होते हैं, एलिमेंट, वो किसका उत्सर्जन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा जो विकिरण होती है इसका उत्सर्जन करते हैं कौन, तो रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं इसका उत्सर्जन करते हैं। सारे के सारे प्रश्न अगर आप देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम से पूछे हुए हैं और ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीट निचोड़ है साइंस के प्रश्नों का। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। साथियों देखेंगे प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में इसमें ऋणात्मक आवेश होती है, ठीक है। तो कह रहा है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरण। फटाफट से आंसर करेंगे, इसमें जो है आपका ऋणात्मक आवेश होता है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बीटा किरण, ठीक है। बीटा किरण जो है इसमें क्या होता है आपका, तो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये इतने भी साथी देख रहे हैं, आपका चैनल आपका परिवार है, फटाफट से वीडियो के बाद लाइक कीजिए और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाइएगा, बहुत सारी ऐसी क्लासेस इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, प्रश्न संख्या 5, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी लगाइए, ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कह रहा है मेरी क्यूरी जो है, पियरे क्यूरी, हेनरी बेकरल, जे थॉमसन। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 5 का, कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, हेनरी बेकरल। क्या हो जाएगा, हेनरी बेकरल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, 5 का सी। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है, ठीक है। तो यूनिट पूछ रहा है आपसे, रेडियो धर्मिता का यूनिट कह रहा, ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी या क्यूरी। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से आंसर करेंगे कि रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ऑप्शन डी, क्यूरी। रेडियो धर्मिता का जो यूनिट है वो क्या है, तो उसको क्यूरी में मेजर करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा साथियों। इसी तरीके से आप इस चैनल से जुड़ के जो है आपके नए करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं। जीएस या फिर हर एक सेगमेंट की इस पर क्लासेस आएंगी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जुड़िए जीएस और करंट अफेयर के लिए, कहीं से वन शॉट सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। जो कोई भी आपका एग्जाम है उसके लिए आप हटा के जुड़िए यहाँ से, इस चैनल से। अगला प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, रेडियो धर्मिता पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद, ठीक है, 0.2 ग्राम रह जाएगा, ठीक है। कितना ग्राम रह जाएगा, 25 ग्राम रह जाएगा, 0.2 ग्राम। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कह रहा है कि 140 दिन, 70 दिन, 210 दिन या 280 दिन। फटाफट से आंसर करिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 140 दिन। कितना, 140 दिन लगेगा इसको जो है पूरा का पूरा जो है इसको आधा रहने, जितना ग्राम में कह रहा है उतना बनने में। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। यदि परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाता है, तो ऑप्शन कह रहा है उनका जो परमाणु क्रमांक है वो समान हो, लेकिन उनका द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। चारों ऑप्शन एक बार देख लीजिए। बी क्या कह रहा है कि उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। सी कह रहा है उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न। डी ऑप्शन कह रहा है कि उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियोएक्टिव क्षण विधियां भिन्न हो। तो जो हमें बताना है कि परमाणुओं का जो है समस्थानिक किसे कहते हैं, तो समस्थानिक का सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनका परमाणु क्रमांक समान हो और उनकी द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न हो। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, समस्थानिक के लिए, समस्थानिक के लिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 9, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। तो हाइड्रोजन के जो कई सारे समस्थानिक हैं, तो उसमें जो रेडियो सक्रिय है उसको क्या कहते हैं, कहते हैं ऑप्शन कह रहे हैं ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडियम या ट्राइटियम। तो फटाफट से आप आंसर करेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा हुआ प्रश्न ऑप्शन डी, ट्राइटियम। हाइड्रोजन का जो है रेडियो एक्टिव जो समस्थानिक हो गया है, तो आपका ट्राइटियम हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कई बार अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिएगा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है विघटन जो नाभिक है रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए, यानी जो रेडियोधर्मी वस्तुएं हों को किससे बने पात्र में उसको रखा जाना चाहिए। इस पात्र में कह रहा शीशा, इस्पात, लोहा या एल्यूमिनियम।
ठीक है, तो इसमें रखा जाना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शीशा। इस तरह की वस्तु को जो है शीशा से बने पात्र में रखना चाहिए, ठीक है, शीशा से बने पात्र में इनको रखना चाहिए। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? कह रहा अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरण। ठीक है, तो किसके उत्सर्जन से ये संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 का क्या आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी बीटा किरण। क्या हो जाएगा साथियों, जो बीटा किरण आपकी है उससे जो है उसके उत्सर्जन से क्या होता है, तो संभारिक उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? तो कह रहा है बीटा उत्सर्जन के समय, गामा उत्सर्जन या ऑक्सीकरण या अल्फा उत्सर्जन। चार ऑप्शन आपके सामने है। साथियों ध्यान दीजिएगा, जब तक हम प्रश्न पढ़े, प्रश्न के बाद से जब हम ऑप्शन को रीड कर रहे हैं उतने देर में आप अपने आंसर को अपने मन में टिक कर लीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी, फिर हम आंसर बता के आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो किस पदार्थ के दौरान ये, इसमें हो जाएगा या आपका गामा उत्सर्जन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गामा उत्सर्जन के दौरान जो है इसके पदार्थ के द्रव्यमान आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 13। अल्फा, बीटा तथा गामा की जो विभेदन शक्तियां हैं अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? ठीक, अवरोही क्रम, ध्यान दीजिएगा, अवरोही क्रम में कह रहा अल्फा बीटा गामा, गामा बीटा अल्फा, बीटा अल्फा गामा या गामा अल्फा बीटा। तो बताना इसमें कौन सा क्रम आपका यहाँ पे सही होगा और वही क्रम। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी गामा होगा, फिर बीटा होगा, है ना, उसके बाद से अल्फा होगा। तो ये इसकी क्या है, और वही क्रम की ये इसकी भेदन शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 14 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियोधर्मिता, एक्स किरण उत्सर्जन। ठीक है, एक्स किरण उत्सर्जन। तो प्रश्न संख्या 14 के आंसर हो जाएगा, फटाफट से आंसर करेंगे, हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। ठीक है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है, ये इसकी ऊर्जा का स्रोत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग कई बार अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का जो है ये स्रोत है, मुख्य स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक ऐसा तत्व है जिसका जो सभी यौगिकों में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो समान रहती है। तो कौन सा है? ऑप्शन देखिए, कह रहा है कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो ये कौन सा आपका तत्व है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है, ध्यान दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन आपका एक ऐसा तत्व है जो इसके ऑक्सीकरण संख्या किसी भी तरीके का ऐसे कोई कंपाउंड है उसमें इसकी जो है अवस्था समान रहती है, तो फ्लोरीन सही उत्तर हो जाएगा। जितने प्रश्न बता रहे हैं साथियों टू द पॉइंट पीवाई की, और सारे के सारे एग्जाम के एनालिसिस करके प्रश्न लाए गए हैं, तो नो डाउट आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका वनडे एग्जाम्स है ना, उसके लिए आपका ये एकदम ब्रह्मास्त्र है। सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसी में से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है OF2, ठीक है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, ये एक आपको दिया हुआ है। इसमें कह रहा है +2, -2, +1, -1। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर कीजिएगा OF2। ठीक है, इसमें होगा ऑप्शन ए +2। +2 जो इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या बता रहा है, तो ऑक्सीजन की, ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्लोरीन जो है वो अपना नेगेटिव शो करेगा, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 17 नंबर, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, कह रहा है हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन। ठीक है, तो किसका होता है? चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से आंसर कीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है इस ईंधन का मान आपका जो है अधिकतम होता है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे और इस प्रश्न को एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, कई बार ये पूछा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 18, कह रहा है कि रेडियम के पृथक्करण में किस खनिज का उपयोग किया गया था? ठीक है, किसके रेडियम के पृथक्करण में किस खनिज का उपयोग किया गया था? कह रहा चूना पत्थर, पिच ब्लेंड, रूटाइल या हेमाटाइट। तो प्रश्न संख्या 18,
प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडियम के पृथक्करण में जो आपको यूज किया गया था वो ऑप्शन बी है, पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड का यूज किया गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। साथियों, जितने साथी अभी तक देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है क्या? लाइम, सोडा, ग्लास, क्वार्ट्ज, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट जाना जाता है किस नाम से? सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 19 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सोडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 20। फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? फोटोग्राफी में पैरा सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम परसल्फेट, बोरेक्स, जिसे सुहागा कहते हैं, ठीक है। तो क्या इसमें प्रयोग होता है? प्रश्न संख्या 20 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा ये आपका ऑप्शन बी, सोडियम जो है आपका थायोसल्फेट इसमें यूज होता है। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। ये जो फोटोग्राफी में जो है अस्थायीकर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अति मुलायम खनिज टाल्क सोपस्टोन मुख्यतः है, क्या है? जो अति मुलायम जो टाल्क का सोपस्टोन वो क्या है? कह रहा है मैग्नीज सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फॉस्फेट या मैग्नीशियम सिलिकेट। फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 21 का क्या आंसर हो जाएगा? तो होगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम सिलिकेट। जो आपका मुलायम खनिज टाल्क का सॉफ्ट स्टोन है वो क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 22। कह रहा है यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम जो है लोहे से महंगा है, क्योंकि? रीजन बताइए। मतलब अगर आप देखें आपकी अवेलेबिलिटी में एल्यूमिनियम जो है वो आपके आयरन से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो है आपका एल्यूमिनियम लोहे से महंगा होता है। कारण देखिएगा, ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है एल्यूमिनियम जो है लोहे की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होता है, एल्यूमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक मिश्र धातु बनाता है, ये भी कारण। ये कह रहा है एल्यूमिनियम का जो निर्मित उपकरण है उसकी डिमांड या मांग कह लीजिए लोहे के उपकरण से अधिक है। ऑप्शन डी कह रहा है एल्यूमिनियम उत्पादन की जो धातु की विधियां हैं लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। तो रीजन क्या समझ में आया? कह रहा है कि क्यों लोहे से महंगा है? तो महंगा इसलिए है कि अवेलेबिलिटी ज़्यादा है एल्यूमिनियम की, लेकिन कारण क्या है कि ऑप्शन डी, यानी एल्यूमिनियम जो उत्पादन है उसकी जो धातु की विधियां हैं वो लोहे से अधिक अपेक्षा खर्चीली है, इसलिए ये सामान ज़्यादा होते हुए भी एल्यूमिनियम इसको एक्सट्रैक्ट करने का महंगा पड़ जाता है, इसलिए लोहे से भी जो है महंगा बिक जाता है। ठीक है, तो लोहे से महंगा ये मिलता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न एक बार ध्यान से देख लीजिए, 22 नंबर ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। इसकी धात्विक विधियां महंगी होने की वजह से अधिक खर्चीली हो जाती हैं। अगला प्रश्न संख्या 23 नंबर, बॉक्साइट किसका अयस्क है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी बार ये पूछा हुआ है, यहाँ तक कि एसएससी से लेकर रेलवे, है ना, बिहार पीसीएस में भी ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, सीडीएस में भी पूछा हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? फटाफट से आंसर करें, किसी भी साथी के प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। कह रहा है सीसा, एल्यूमिनियम, जिंक या कॉपर, ठीक है, जिंक या कॉपर। तो 4 ऑप्शन 23 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? बॉक्साइट आपका ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। इसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, देखेंगे प्रश्न संख्या 24 नंबर। कह रहा है कि एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके संबंध में? एल्यूमिनियम के संबंध में। कह रहा है ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति में एम्फाटोरिक होता है। बी कह रहा है एल्यूमिनियम जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, और गर्म जो सांद्र गंध अम्ल है एल्यूमिनियम के साथ SO2 देता है। हमसे पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है? तो ध्यान देंगे, कह रहा है कि एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये बिल्कुल आपका गलत है, यही ऑप्शन आपका सही नहीं है। ऑप्शन बी जो कह रहा है एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये ऑप्शन आपका यही गलत है। तो हमसे पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है? तो बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 25, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कितनी बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कह रहा है CaSO4.5H2O, 2CaSO4.H2O, CaSO4 का होल बॉय स्क्वायर्स टूवर्ड्स 2O, CaSO4.MgO, ठीक है। तो आप देखिए इसका कौन सा फार्मूला सही होगा इसमें? तो ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक सूत्र में, है ना।
2CaSO4.H2O इसका क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ध्यान दीजिए कई जगह यूज होता है, उसका यूज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अलग अलग जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर। 26 नंबर क्या है, चूना पत्थर जो लाइम स्टोन है उसका रासायनिक नाम क्या है, कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जो चूना पत्थर है वो आपका क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका लाइम स्टोन, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 27 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। कह रहा चूने का पत्थर, पिचलैंड, मोना, जाइड रेत या हेमाटाइट। तो लोहा जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो कोई और इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी हेमाटाइट, ये इसका अयस्क है, इससे जो है लोहा को प्राप्त किया जाता है। तो क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा संख्या 28। जंग लगने पर लोहे का भार कह रहा बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तित होता है। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या होता है। जब जंग लगेगा तो लोहे का भार क्या होता है, ऑप्शन है बढ़ता है, ठीक है। कोई भी रॉड है उसमें जब जंग लग जाती है तो उसका वजन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 29 नंबर क्या कह रहा है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। फटाफट से आंसर कीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी बार ये पूछा जा चुका है। जितने प्रश्न हम आपको करा रहे हैं हर एक प्रश्न लल्लन टॉप प्रश्न है, यानी परीक्षाओं में पूछा हुआ और बार बार पूछा जाता है। कह रहा है ऑप्शन ए कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन या क्रोमियम। तो स्टील को जो कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है, प्रश्न संख्या 29 में आपका हो जाएगा ऑप्शन डी क्रोमियम। क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम आपका मिलाया जाता है, क्या करने के लिए, तो जो स्टील है उसको जो है और हार्ड करने के लिए इसमें मिलाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 30। कह रहा है नीलत होता है कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या सोडियम सल्फेट। फटाफट से आंसर कीजिएगा, प्रश्न संख्या 30 का जो है क्या सही उत्तर हो जाएगा, नीलत होता है क्या है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन है कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट जो है आपका नीलत होता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत का लेपन नाम क्या है, कप निमंजन करना है ना, कलई करना, यशद लेपन या विद्युत लेपन। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा कि जो आयरन है उसमें जिंक की पतली परत के लेपन को क्या कहते हैं, यशद लेपन। ऑप्शन सी से तो हो जाएगा, क्या कहते हैं, यशद लेपन इसको कहते हैं। तो जिंक की ये पतली परत होती है जिसका लेपन को यशद लेपन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 32। निम्न में कौन सी धातु जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, ठीक है। सबसे अधिक सुचालक कौन है, कह रहा सोना, चांदी, तांबा या जस्ता, ठीक है। तो कौन है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन धातु जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 32, ऑप्शन बी हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा, चांदी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चांदी सही उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 33। फटाफट से आपको सारे प्रश्न करा रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो प्रश्न ना आए उसका अपना खुद से भेज दीजिएगा, उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। ये प्रश्न आप करते रहेंगे, इस तरीके से धीरे धीरे करके आपको सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पे कराएंगे जीएस के। आपका जीएस और करंट अफेयर को लिए अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इस चैनल पर आपको वन स्टॉप सोल्यूशन अब मिलने वाला है। कह रहा ऑप्शन फोटोग्राफी में उपयोग यौगिक तत्व है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो रहा है, फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला प्रश्न संख्या 33, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा इसका सही उत्तर। ध्यान दीजिएगा कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथ में देखेंगे प्रश्न संख्या 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सर्वाधिक भारी है, चांदी, तांबा, सोना या सीसा, ठीक है। कौन सी सर्वाधिक भारी है, कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है, फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 34। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीसा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दिए गए ऑप्शन में जो है सीसा जो है आपका सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 35। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो सामान्यतः ताप और द्रव है, कह रहा सीसा, पारा, निकेल या टीन। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 35 का क्या हो जाएगा, कौन सा जो है सामान्य ताप और द्रव है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 35 का साथियों, ऑप्शन बी पारा। पारा आप जान रहे हैं कि ये सामान्य ताप और क्या है, तो ये सामान्य ताप और आपका द्रव में मिलता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 36। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है, तो कह रहा ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड और आर्गन,
सोडियम वेपर और नियान, मरकरी वेपर और आर्गन, मरकरी ऑक्साइड और खार्गन। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 36 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मरकरी वेपर और आर्गन जो है ये आपके फ्लोरेंस ट्यूब में जो सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला क्या है ये पदार्थ है, मरकरी वेपर और आर्गन। सी सही उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या चांदी। फटाफट से आंसर कीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अर्धचालक की भांति कौन सा प्रयोग होता है, प्रश्न संख्या 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मेनियम। क्या हो जाएगा साथियों, जर्मेनियम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जर्मेनियम से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, अब यहाँ जो दिया हुआ इसमें से भारी धातु बताना है। ऑप्शन के हिसाब से कह रहा तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम या चांदी। तो दिए गए ऑप्शन में जो है सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी आपकी प्रश्न संख्या 38 में ऑप्शन बी यूरेनियम। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनियम जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं। तो फटाफट से एक बार जितने लोग वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए इन पर लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने साथी तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किन तत्वों के जो लवण है वो आतिशबाजी में रंग प्रदान होते हैं, कह रहा है जेडन और एस सल्फर। ठीक है, की और एच डी पोटेशियम, एस आर और बी ए क्रोमियम और निकिल। फटाफट से आंसर करेंगे कि इसका जो है क्या सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 39 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। ये जो है ऐसे तत्व हैं जिनका जो आतिशबाजी में रंग हो इसमें इससे रंग प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 40। पानी का अधिकतम घनत्व होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा। -1 डिग्री, 0 डिग्री, 4 डिग्री या 100 डिग्री। तो पानी का घनत्व जो है आपका अधिकतम किसको होता है, तो ध्यान दीजिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व क्या होता है, ये आपका अधिकतम होता है। ठीक है, अधिकतम होता है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है प्रश्न संख्या 41। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, घट जाएंगे और बढ़ जाएंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। पानी में जब नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक और हिमांक की बात कर रहा है। तो जिससे हम पानी में नमक मिलाएंगे तो इसका जो है आपका क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक आपका जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, और हिमांक जो है क्या होगा, घट जाएगा। तो दोनों चीज़ को ध्यान से समझिएगा। क्रमशः यहाँ पे पूछा है, आपसे पहले पूछा है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए आपने पानी ले लिया, ठीक है, इसमें पानी और इसमें आपने पानी में क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। तो नमक मिलाने के साथ जो है जिससे पानी में आप नमक मिलाएंगे तो इसका एक क्वथनांक है और एक हिमांक है। क्वथनांक आपका बढ़ जाएगा, हिमांक आपका घट जाएगा। ये आपके ऑप्शन सी में सही उत्तर हो जाएगा। क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, क्या होगा ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक घटेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 42। सभी जैव यौगिकों का जो है अनिवार्य मूल तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तथा ऑप्शन डी गंधक। क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन सी कार्बन। कार्बन जो है सभी जो जैव यौगिक हैं उनका जो है अनिवार्य मूल तत्व है क्या, तो आपका वन एंड ओनली कार्बन। ठीक है, सी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, कह रहा हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे आप ये दिए गए सारे ऑप्शन में, इसमें भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी, कोयला में, तीनों में कार्बन है। ऑप्शन से उत्तर क्या हो जाएगा, पूछा है कि कार्बन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, डी से उत्तर हो जाएगा। यानी दिए गए तीनों में आपके क्या है, कार्बन आपके मिल जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 44 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कोयला जो है निम्नलिखित प्रकार में किस एक में शेष प्रकार के अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है, तो बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट या एंथ्रासाइट। क्योंकि इसमें जो है कार्बन का प्रतिशत जो इसमें ज़्यादा होगा। प्रश्न संख्या 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट जो है, एंथ्रासाइट में अगर आप देखेंगे तो एंथ्रासाइट में आपका जो कार्बन की मात्रा जो है, इसका अंश जो है, उसका प्रतिशत जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपको उसमें अधिक हो जाएगा। कौन सा है, एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न सिंपल सा है, सामान्य किस्म का कोयला है, कह रहा है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या पीट। फटाफट से आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है। 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस जो है यहाँ पे सामान्य किस्म का कोयला है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46।
वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः होती है, मोस्टली इंपॉर्टेंट लगाइए इस प्रश्न को। और ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड। 4 ऑप्शन है और ये वाहनों से निकलने वाली कह रहा है प्रदूषित गैस। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 46 का। ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पे सबसे प्रदूषित गैस है और ये गैस जो है बहुत ही खतरनाक गैस है ना, ये बहुत ही हार्मफुल होती है। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर क्या कह रहा है, क्वार्ट्ज है, किससे बनता है? कह रहा है कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम सिलिकेट से। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 47 का जो है क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी कैल्शियम सिलिकेट से। ठीक है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में कौन सा सामान्यतः प्रशीतक घरेलू जो प्रस्थित शीतक है उसमें क्या होता है, उसमें प्रयोग किया जाता है? तो कह रहा है नियॉन, ऑक्सीजन, फ्रियॉन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घरेलू प्रशीतक के रूप में कौन सा प्रयोग होता है? आप सभी जानते हैं, इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। ऑप्शन सी जो है फ्रियॉन, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? फ्रियॉन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 49। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन था? मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरीन। फटाफट से आंसर करेंगे कौन सा होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट जो है भोपाल गैस त्रासदी के लिए प्रमुख प्रदूषक था, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 50। भूपपड़ी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज या सिलिकॉन। तो ध्यान दीजिएगा, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा कि भूपपड़ी में पूछ रहा है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? प्रश्न संख्या 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक पाया जाने वाला यहाँ पर तत्व आपका हो जाएगा। क्लियर है साथी? यहाँ तक जो हम लोग कंप्लीट किए अपने जो है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। इसी तरीके की बहुत सारी क्लास आपको मिलेंगी जीएस की और साथ साथ करंट अफेयर की। ठीक है, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।